चलो बेटा, इस वीडियो में शुरू करते हैं हम ओम्स लॉ, उसके लिमिटेशंस, सेल्स सेल्स का ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस और सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट ये है बेटा ओम्स लॉ का कि जब हम किसी कंडक्टर के बीच के दोनों एंड के बीच क्या बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये पहले हमने देख चुका है कि क्या होता है, करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो ओम्स का कहना है कि ये जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब उन दोनों उस कंडक्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा बेटा, कहने का मतलब है। समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ। क्या स्टेटमेंट है बेटा? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मैं मान लीजिए ये कंडक्टर बनाया बेटा, ये कंडक्टर, और इसके बीच हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, क्या होगा, करंट फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस कंडक्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में हम कैसे काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है बेटा, ठीक है। और हमने क्या किया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये लगाया। एमीटर ये करंट मेजरमेंट करता है जो सीरीज में लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर लगाया भी, जो कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। और यहाँ से की दे दिया बेटा, या रियोस्टेट भी दे सकते हो। रियोस्टेट से हम क्या करते हैं, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट से क्या करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। इधर की दे दिया, ऐसा की दे दिया, ठीक है। और इन दोनों का मेजरमेंट से हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि एट, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। The current flow through the current flows through the conductor is directly proportional to applied potential difference between the ends of conductor. Okay, between the ends of conductor at constant, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा at constant temperature and pressure। मतलब ये भी कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे बेटा तो फिर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, फिर वो बात नहीं है, ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। ऐसे हालत में जो इस कंडक्टर के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी से जो आपने लगाया, इसको तो आप मान लो कि क्या है, रेजिस्टेंस लेस ऐसा वायर है, ऐसा समझ लो। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एंड मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक ही है, कोई भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं, तो हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे करंट फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होना शुरू होता है,
ठीक है, करंट किधर होता है, इसका उल्टा डायरेक्शन में होता है। जो ये करंट है बेटा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलते हैं ऐसे लेकिन लिखते हैं ऐसे बेटा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V, बट उसमें जो कांस्टेंट होगा 1/r होगा बेटा। लेकिन अगर लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I तो कोई गलती नहीं होगा बेटा। बोलते हैं ऐसे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बट लिखते कैसे, V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाएगा Ri, जहां पे ये कांस्टेंट क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। वेयर R इज क्या है, कांस्टेंट and called resistance। और ये वही रेजिस्टेंस है जो हमने पहले पढ़ा था बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो L/A, ये वही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, V/I। अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो उस कंडक्टर का क्या कीजिए आप बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लीजिए। ये VA है, ये VB है, मान लिया तो VA माइनस VB, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ऐसे अब भी हम रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर मैं मेजरमेंट करूं बेटा किसके बीच में, ये एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में, तो एक टेबल बना दो बेटा कुछ इस तरीके से कि चलो मेजर कर रहे हैं, क्या क्या मेजर कर रहे हैं बेटा। मैं पहले V मेजर किया और क्या मेजर किया, I मेजर किया। तो ये R आपको इस तरह से निकल जाएगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। प्रोवाइडेड कंडीशंस है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बेटा। जब हम ओम्स लॉ पे जब हम काम करते हैं बेटा तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है हमें। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही आप मेजरमेंट लेते हो बेटा वैसे ही आप क्या करो, स्विच ऑफ कर दो। अगर लंबे समय तक स्विच ऑन करके रखोगे बेटा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा करंट के वजह से लंबे समय तक, और फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा बेटा तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे हालत में मान लिया कि आपने रीडिंग लिया V और I का बेटा, ये सीरियल नंबर ले लो, S नंबर कुछ ऐसा है कि आपने वोल्टेज 20 वोल्ट पे देखा कितना करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा ले लो 10 फ्लो कर रहा है, फिर आपने उसको कम किया बेटा। ठीक है, कितना किया तो 15 वोल्ट पे किया, तो 15 वोल्ट पे किया तो कितना देखा बेटा, या फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते जाओ, क्या बोलते हैं, इस तरह से करो कि आपने वोल्टेज कितना रखा, पहले वोल्टेज रखा था 4 वोल्ट रखा बेटा। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर आपने क्या किया बेटा, 6 वोल्ट रखा तो देखा 3 वोल्ट का ये करंट फ्लो हो रहा है। फिर आपने देखा 8 वोल्ट का बेटा तो देखा 4 वोल्ट, मतलब ये लगातार इस तरह से प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है कि R इज इक्वल टू हमेशा आपको क्या मिलेगा, V/I बोलने से 4/2, 4/2 बोलने से कितना आ रहा है 2 ओम, ये 2 ओम आ रहा है, या 6/3 बोलने से क्या आ रहा है बेटा 2 ओम, ऐसा 2 ओम आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। 8/4 बोलने से क्या हो रहा है 2 ओम आ रहा है बेटा। ठीक है, इस तरीके से तो अगर मैं इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा तो V और I के बीच में किस तरह से ग्राफ आता है देखिए। मान लो इधर आपने क्या किया, I किया, ठीक है, करंट आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो करंट, ठीक है, एम्पियर में, और इधर क्या है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V वोल्ट में, इधर एम्पियर में। ठीक है, तो I मतलब 2 पे क्या देख रहे हो बेटा, 4 देख रहे हो। मान लिया ये आपने 2 से शुरू किया, इधर भी 2 4 6 8 ऐसा बना रहे हो बेटा, 4 6 8। 2 पे क्या देखा बेटा, 4 देखा, ये पॉइंट आ गया। 4 पे क्या देखा बेटा, 4 पे 2 पे 4 देखा। 3 पे क्या देखा बेटा, ये 3 इधर है। 3 पे क्या देखा बेटा, 6 देखा, ऐसे देखा। ठीक है, फिर
4 पे क्या देगा बेटा, 2, ऐसे करो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 ऐसा है। करंट आपने देखा 2 एम्पियर पे, 2 एम्पियर पे क्या देगा बेटा 4, फिर 3 पे देखा क्या देगा बेटा 6, फिर 4 पे क्या देखा बेटा 8, ऐसे देखा। तो देखो एक लाइन है जो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा, ये ग्राफ है आपका, क्या है बेटा, ग्राफ है किसका, वोल्टेज और एम्पियर के बीच में। ये क्या है आपका करंट आई, करंट आई, ओके, और ये क्या वोल्ट है, स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ आ रहा है। अब कहीं पे भी आपको अगर स्लोप निकालोगे इसका, माने ये डेल्टा वी हो जाएगा, ये डेल्टा आई हो जाएगा बेटा, तो आर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, और ये कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। डेल्टा वी बाई डेल्टा ई, डेल्टा आई क्या आ जाएगा, जैसे मैं अगर बात किया 4 पे कितना था बेटा, तो 4 पे था, ये कहाँ गया, 4 पे 8 था, ये 8 है, ठीक है। तो 4 डेल्टा वी का मतलब क्या करेंगे, फाइनल वोल्टेज कितना है आपका 8, माइनस यहाँ पे कितना है बेटा, कहाँ पे, इस जगह पे 2 पे, तो 2 पे कितना था बेटा, 2 पे 4 है, तो 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, कहाँ पे आपने किया था 4 पे ही काम किया था ना, करंट 4 पे काम किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आपने 4 पे 8 देखा था फाइनल, और 2 पे कितना देखा था, 2 पे आपने देखा था, कहाँ गया, हाँ 2 पे 4 देखा था बेटा, 2 पे 4 देखा था, ठीक है। 8 माइनस 4 और 4 माइनस कितना 2, कितना हो जाएगा बेटा 4 बाई 2, कितना आ गया 2, इस तरह से हम निकालते हैं। तो जहां पे स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखाई दे बेटा, ठीक है, समझ लीजिए वो क्या है, ओमिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ये ओमिक, ओम्स लॉ को बोलता है, ओम्स लॉ को जो रेसिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ओमिक रेसिस्टेंस या लीनियर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, लीनियर रेसिस्टेंस, ओमिक रेसिस्टेंस या लीनियर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब लिमिटेशंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा। मतलब किसी ग्राफ में आईवी के बीच, जैसे मैं बोला बेटा एक ग्राफ है, एक कैसा है, ये क्या है, इधर V है, इधर I है, एक ग्राफ है, इधर है, दो ना स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया हुआ है, एक A है और B है, ठीक है। एक प्रॉब्लम इस पे दे देता हूँ मैं, ये है क्या है प्रॉब्लम आपका, ये करंट I, ठीक है, एम्पियर, और ये भी वोल्ट, वोल्ट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना। और आपसे बोला बताइए कौन सा मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, बताइए कौन सा मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कैसे आप पता करेंगे, कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है, बस आपको पूछ रहा है कि ए और बी में कौन सा मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे। क्योंकि अभी बताया आर इजिकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये स्लोप होता है बेटा। क्या होता है स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा भी होता है बेटा,
स्लोप एम भी बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं किसका, बी का आई के साथ में। ए का झुकाव देखिए आई के साथ में कितना, इतना एंगल है थीटा, टेन थीटा, लेकिन बी का देखिए इतना झुकाव है। तो किसका ज्यादा झुकाव है बेटा, बी का ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा झुकाव होगा आई के साथ में उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि टेन थीटा, ये बी का जो टेन थीटा होता है बेटा वो ज्यादा है, मतलब टेन ऑफ एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन टेन ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन टेन ऑफ थीटा। ठीक है, बी मटेरियल का जो है वो रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर ग्राफ ऐसा दिया हो, इधर आई दे दे इधर बी दे दे, दो मटेरियल दे दिया बिल्कुल उसी तरह से ए और बी का, तब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा बेटा, तो हमेशा आई से मेजरमेंट होगा, मतलब ये बी और ये ए। अब इस हालत में क्या हो जाएगा, आर ए शुड बी ग्रेटर देन आर बी, क्योंकि मेजरमेंट कहाँ से करना है आपको, आई से करना है हमेशा। आई इधर भी दे सकता है इधर भी दे सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस, ओम्स लॉ में क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बेटा दो तरीके से देखते हैं। एक तो तरीका है हमारा कि मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल में लिमिटेशंस है, दूसरा कंडीशन से देखते हैं बेटा। ठीक है, दो चीज देखते हैं। एक तो आप लिखो इसे, Ohm's law is not followed. Ohm's law, पहले लिमिटेशंस लिखो, लिमिटेशंस Ohm's law is not followed in following cases. In following cases, कौन सी केसेस में, पहला मटेरियल्स, ठीक है, पहला मटेरियल्स, दूसरा कंडीशंस, दूसरा क्या, कंडीशंस। सबसे पहला डिस्कशन होगा मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल ऐसा है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो वो मटेरियल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रायोड, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, थर्मिस्टर्स एटसेट्रा। इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है बेटा। फिर एलॉयज में भी बेटा, गैलियम आर्सेनाइड का, इस एलॉय में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो आता है बेटा वो नॉन लीनियर होता है। आना कैसा चाहिए, लीनियर आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला वो नहीं आता है, इसलिए फॉलो नहीं होता है। तो कौन कौन सा मटेरियल है, तो मटेरियल हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक डायोड, डायोड में फॉलो नहीं होता है बेटा। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर्स, ठीक है, एटसेट्रा लिख सकते हो। और एलॉय में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया ऊपर वाला, ठीक है, एलॉय में गैलियम आर्सेनाइड, इसमें भी नहीं होता है, इसमें तो नेगेटिव रेसिस्टेंस आता है। दूसरा कंडीशंस, पहले इसी को ही एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि डायोड का ग्राफ बेटा, जब आप डायोड पढ़ोगे बेटा, डायोड कहाँ पे पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आई और वी के बीच जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाता है, जाना चाहिए। ओम्स लॉ अगर फॉलो होता तो कैसा जाता है ग्राफ, ऐसा जाता है, मगर ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। और रिवर्स बायस में ये फॉरवर्ड बायस बोलते हैं बेटा, ये सब आपको उसी समय समझ में आएगा। बस अभी आप समझ लीजिए कि इसको देखिए कि किस तरह का ग्राफ है बस, ठीक है। रिवर्स बायस में ऐसा आता है ग्राफ। ये किसका बेटा, डायोड का, डायोड के लिए। तो ये कहीं पे भी फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ अगर होता तो कैसा आता है, ऐसा आता है, आई और बी के बीच में इस तरह का ग्राफ आता है बेटा। लेकिन आ रहा है कैसा, ऐसा ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइस फॉलो नहीं करता ओम्स लॉ को।
इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं लीनियर रेसिस्टेंस, मगर यहाँ पे बेटा डायनामिक रेसिस्टेंस है। ये अलग, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है बेटा। ठीक है, ऐसे डिवाइस में जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, डायनामिक होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, समझ गए, डायनामिक रेसिस्टेंस होता है। और भी है बेटा, एक गैलियम आर्सेनाइड को अब देख सकते हैं। ठीक है, देखिए करंट वर्सेस वोल्टेज। दूसरा एक एलॉय में देखिए गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड का कुछ ग्राफ ऐसा आता है। ऐसा, और नेगेटिव रेसिस्टेंस होगा, इधर आई एम्पियर, इधर पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्ट। जहां तक थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बेटा, वहां तक तो आप बोल सकते हैं चलो ओम फ्लो फॉलो होता है। जहां से ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये रीजन नॉन लीनियर हो जाता है। इसको बोलते हैं, ये रीजन कौन सा हो गया, नॉन लीनियर रीजन। ये सब भी नॉन लीनियर रीजन है, लेकिन बेटा ये थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है, इसलिए लीनियर रीजन बोल सकते हैं। यहाँ से नॉन लीनियर रीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, नॉन लीनियर रीजन होता है। और यहाँ इसके आगे आप बोल सकते हैं बेटा, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये आप क्या बोल सकते हो, निगेटिव रेसिस्टेंस निगेटिव है, क्योंकि V वोल्ट बढ़ाने से घट रहा है बेटा, करंट घट रहा है, तो ऐसा हालत में ये रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्लोप उल्टा निगेटिव आ गया। ये निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है बेटा, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है बेटा, करंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, नॉन लीनियर रेसिस्टेंस हो रही है। और आप इसको ऐसा हालत में ये यहाँ से यहाँ तक न करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं, ये पूरा टॉप तक, ये हो गया पूरा नॉन लीनियर रीजन। और यहाँ से जहाँ से ये मतलब ये टॉप तक ले गया, टॉप से जहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया वो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन हो गया। ठीक है, ये लिमिटेशन है मैट्रिक्स के ऊपर। अब आते हैं कंडीशंस के ऊपर। देखिए सेकंड कंडीशंस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर क्या क्या कंडीशंस में बेटा लिमिटेशंस ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। कौन कौन से कंडीशंस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका, क्या हो जाएगा बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर पे। हमने बताया था बहुत देर तक अगर आप छोड़ के रखोगे रेसिस्टर को, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया आपने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है बेटा। और ओम्स लॉ फॉलो कब हो रहा था, जब टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो लीनियर रेसिस्टेंस, लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, समझ गए, लीनियर वेरिएशन फिर नहीं होगा। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर कौन सा कंडीशन होगा जो फॉलो नहीं करता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, यहाँ पे नहीं कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है,
एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे भी काम नहीं करता है रेसिस्टेंस बेटा। कंडक्ट ये कौन सा सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। एट वेरी लो टेम्परेचर, और तीसरा एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीन कंडीशन हो गई जहाँ पे लिमिटेशंस आता है। वेरी हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या होगा, इसलिए फॉलो नहीं करता है क्योंकि बी के तरफ झुक जाता है बेटा। जैसे अगर बी और आई के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, तो ये कुछ दूर तक तो जाता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है बेटा तो बी की तरफ ऐसे झुक जाएगा, सीधा ना जाके सीधा जाना चाहिए लेकिन ये झुक जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। और एट वेरी लो टेम्परेचर की बात करें बेटे तो सुपर कंडक्टिविटी है। क्या है? सुपर कंडक्टिविटी, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे बेटा तो ऐसे आता है, फिर सडनली क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है उसका रेसिस्टेंस, है ना, वर्सेस टेम्परेचर, या रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर भी इसी तरह का ड्रॉप होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम रेसिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, फिर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर कंबाइंड हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे बेटा जिसमें खाली प्रॉब्लम्स होगा आपका, किसका, सेल्स का सीरीज पैरेलल का, और साथ में रेसिस्टर सीरीज पैरेलल का, पूरा प्रॉब्लम्स ही होगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ओम्स लॉ के बाद। रेसिस्टर्स को अगर हम सीरीज में रखेंगे तो कैसे इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कैसा कॉम्बिनेशन होता है, एक रेसिस्टर जैसे R1 में हुआ बेटा, इसका एक एंड इधर है तो दूसरा एंड जो है वो दूसरे रेसिस्टर के साथ जुड़ा रहेगा, फिर उसका दूसरा एंड जो होता है बेटा तीसरे रेसिस्टर के साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा R2 R3 R4 इस तरह से बना हुआ जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए अपने किसी बैटरी से जोड़ दिए बेटा, तो करंट थ्रू आउट जो बैटरी सेट करेगा वो एक ही करंट पास करेगा, मतलब आई करंट अगर ये पास किया बेटा तो इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, ठीक है। मगर वोल्टेज क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। ये जो पॉइंट हमने किया अलग अलग रेसिस्टर के बीच, ये V1 वोल्ट होगा बेटा, तो इधर V2 वोल्ट होगा बेटा, तो V3 होगा। तो बेसिकली क्या चीज इसमें आपने सीखा, करंट सेम होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या 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 चीजें, क्या बात है जो नोट करने वाली बात है बेटा, करंट सेम है through all resistors, but दूसरा पॉइंट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट across all resistors। और अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा V डिफरेंट वाला से जाएंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 ऐसे जाते हैं। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
V इक्वल टू V1 का मतलब क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार क्या लिखेंगे बेटा, इस जगह पे V1 कितना होगा, सेमी करंट फ्लो हो रहा है तो IR1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, R2 प्लस R3 लिखा इधर। दैट सिंपलाइज V बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V बाई I क्या हुआ, R इक्विवेलेंट। कैसे R इक्विवेलेंट हुआ, ये पूरा रेसिस्टेंस का मान लिया कि एक ही रेसिस्टर है जो R इक्विवेलेंट है, ठीक है। कितना अप्लाई किया था आपने, V पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट आया था, तो V बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, वही लिखा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर सीरीज में बहुत सारे रेसिस्टेंस रहेगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, जितना रेसिस्टर रहेगा उतना। अब आ जाओ बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया सीरीज, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओ, इधर कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में कैसा होगा बेटा, जैसे एक रेसिस्टर है ऐसा, ठीक है, R1, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, उसका एक एंड जो होगा बेटा और दूसरा एंड होगा वो सब कॉमन होगा दूसरे रेसिस्टर के साथ भी, फिर तीसरे रेसिस्टर के साथ भी एंड क्या होगा, कॉमन होगा बेटा, कॉमन पॉइंट होगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। और आपने क्या किया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V। ऐसे केस में बेटा करंट अलग अलग हो जाता है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है बेटा, ये I3 करंट है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम होगा क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है इसका, ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। ये करंट I सप्लाई कर रहा है ऑन बैटरी। क्या क्या बात इसमें नोट करने लायक है, इसमें क्या सेम है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर। क्या डिफरेंट है बेटा, करंट डिफरेंट, अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर। अब काम हम कैसे करते हैं, जो डिफरेंट है वहां से काम करते हैं। डिफरेंट क्या है बेटा, करंट है, तो I इक्वल टू लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखो। दैट्स इंप्लाइज I इक्वल टू क्या लिखा, दैट्स इंप्लाइज I इक्वल टू क्या लिखा, I1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पे I1 कितना होगा, अगर मैं बोला पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, और R1 है रेसिस्टर, तो I1 कितना होगा, V बाई R1 होगा बेटा। इस पे कितना होगा, V बाई R2, इस पे कितना होगा, V बाई R3 होगा। दैट्स इंप्लाइज I इक्वल टू V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दैट्स इंप्लाइज I बाई V इधर लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर मैं पूरा एक रेसिस्टर बनाऊं बेटा R इक्विवेलेंट का, और यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, बताओ V लिखा, तो बताइए I बाई V क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। I करंट अगर सेंड कर रहा है तो लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, ठीक है। ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स।
अब सेल्स के बारे में देखेंगे बेटा, ठीक है। सेल्स के बारे में देखते हैं। टॉपिक होगा सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी सेल का सबसे पहले ये जाने कि सेल होता क्या है, सेल का काम क्या है। तो सेल बेटा बहुत पहले से हम पढ़ाते आ रहे हैं आपको बेटा, सेल कोई चार्ज का सोर्स नहीं होता है, बल्कि सेल क्या करता है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो क्या करता है बेटा, एनर्जी कहाँ पे लूज होता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस में, ठीक है। तो जब कोई चार्ज कैरियर अगर आगे बढ़ता है बेटा, तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, कहाँ पे, रेसिस्टेंस जा रहेगा वहाँ पे लॉस हो जाता है। फिर अगर लॉस हो जाएगा एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर उसको करंट को कंटिन्यू करने के लिए सेल्स एक जरिया है बेटा, जहाँ पे एनर्जी उसको दे दिया जाता है, ठीक है। एनर्जी क्या दे दिया जाता है, कौन देने वाला होता है, वो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है बेटा, जो दिया जाता है, जो देता है उसको। और वो फिर एनर्जी लेकर फिर जाता है, किधर जाता है, रेसिस्टेंस की तरफ। फिर क्या करता है, रेसिस्टेंस में लूज करता है। इस तरह से वो क्या होता है बेटा, साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसका चार्ज कैरियर्स का चलता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसी वजह से। तो जैसे आप देखिए किस तरह का बात कर रहा हूँ, पहले एग्जांपल देखिए आप। जैसे कि एक पानी का टंकी है बेटा, ठीक है, एक पाइप इधर लगाया, और सेल का काम जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है जैसे वाटर पंप का। ये वाटर पंप है बेटा, ये क्या है, वाटर पंप, ठीक है। ये वाटर पंप क्या कर रहा है बेटा, कोई टब है मान लिया, या नीचे में टब है या कुछ ऐसा है, जो वहाँ से क्या कर रहा है, पानी खींच रहा है बेटा। खींच के क्या कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है ऊपर में। फिर ऊपर से फिर क्या आ रहा है बेटा, ये सप्लाई होने के बाद उसको यहीं पे गिरा दिया मैं। कहाँ पे गिरा दिया, इसी टब में पानी को गिरा दिया बेटा। तो अगर इसी टब में पानी को गिरा देंगे बेटा, इस पाइप को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वाटर पंप क्या करेगा, लगातार वाटर को खींचेगा बेटा, खींच के इधर देगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ गया यहाँ पे। फिर ये वाटर क्या होगा, नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हो गया बेटा। अब इसके पास एनर्जी नहीं है, फिर क्या करेगा बेटा, वाटर पंप फिर इसको एनर्जी देगा। वाटर पंप वही करता है, खींचता है बेटा, एनर्जी देता है, फिर वाटर ऊपर चढ़ता है। इस तरह से कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है बेटा वाटर का, ठीक है। वो आपने फव्वारा वगैरह देखा होगा बेटा, कि किसी ये में मॉल वॉल में रहता है, वैसा गार्डन वगैरह में कहीं पे ऐसा रहता है बेटा, कि वो पानी का कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है बेटा, फव्वारा वगैरह, है ना। बिल्कुल इसी तरह का है। वाटर पंप का काम है, जो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ये एनर्जी प्रोवाइडर होता है बेटा सेल्स, ठीक है। तो वाटर पंप जो काम कर रहा है वही सेल्स काम करता है, या बैटरी काम करता है, ठीक है। इस तरह से सेल का काम होता है। सेल भी इसी तरह से करता है बेटा। क्या करता है, किसी कंडक्टर में मान लिया ये कंडक्टर बना दिया, ठीक है, और या रेसिस्टर ऐसे बना दो, कोई रेसिस्टर है बेटा। फिर क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना दो सेल के लिए। दो इलेक्ट्रोड है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, एक मान लो कैथोड है, दूसरा क्या है, एनोड है, ठीक है। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की वजह से कुछ आयंस इधर जाता है, कुछ इधर जाता है बेटा, और ये पॉजिटिव रॉड बन जाएगा, दूसरा निगेटिव बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो कुछ पॉइंट ले लो, कि मान लो इसका नाम हमने लिख दिया ए बी, इधर मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे इलेक्ट्रोड में यहाँ से यहाँ तक।
इसका नाम ए बी रख दिया बेटा, इसका नाम सी डी रख दिया, ठीक है। तो होता क्या देखिए, जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और कैसे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, केमिकल रिएक्शंस से की वजह से होता है बेटा। कोई इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएट होगा और आयंस इधर उधर क्या होगा भागता है। भागने के बाद क्या होगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही बन जाता है, ये सेल्स बन गया, सेल्स बन गया मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो वायर्स जो है बेटा उसको इलेक्ट्रॉन से सेंड करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा या चार्ज कैरियर, मान लो पॉजिटिव भी आप मान सकते हो, इसमें करंट फ्लो को आप पॉजिटिव चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो, ई प्लस, और नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर सकते हो बेटा। लेकिन सच में जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन ही होता है इस वायर में, इधर आयंस होगा, इधर ये होगा बेटा। लेकिन कैसे ड्रिफ्ट होता है, क्या होता है बेसिकली, वो चीज मैं समझा रहा हूँ। सेल्स का काम क्या होता है, सेल्स कैसे करंट को कंटिन्यू करके रखता है बेटा। यहाँ से यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाएगा कि बेटा चलो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया कि चलो इसका वोल्टेज हो गया V प्लस और ये हो गया मान लो V माइनस हो गया बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस तो खैर आप निकाल ही लोगे बेटा, डेल्टा V हो गया, चलो कितना हो गया V प्लस माइनस ये निगेटिव वाला है, ठीक है, V माइनस। तो आप इसको क्या करो V माइनस लिख दो, V माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है, V प्लस माइनस V माइनस ऐसे लिख दो। अगर आप इसको प्लस मानोगे, इसको माइनस मानोगे, माइनस V माइनस है, तो ये V प्लस प्लस V माइनस, मतलब कैसे भी आप लिख सकते हो। ये वोल्टेज V माइनस वाला है, ये V प्लस माइनस V माइनस ऐसे लिख दो। मान लिया अगर मैं बोला कि ये 2 वोल्ट पे है बेटा, ये माइनस 2 वोल्ट पे, तो क्या कितना डेल्टा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से ये होता है। अगर आप मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर में, कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा या फिर कोई चार्ज कैरियर, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव इधर करंट फ्लो हो रहा है, चलो ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान लिया कि इधर से इधर आ रहा है बेटा, इधर आ रहा है, तो फिर ये नेगेटिव यहाँ तो ठीक है हायर पोटेंशियल से, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल किया, लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल यहाँ पे कैसे होगा बेटा, ये बी से की तरफ होगा तभी ये कंटिन्यू करेगा। कोई अगर चार्ज कैरियर मैं बोलूँगा यहाँ से चला, चलो ये से मान लो, ये जो कंडक्टर ही मान लो, चलो ये कंडक्टर की तरफ से क्या किया बेटा, जैसे ही आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा ड्रिफ्ट होना शुरू करेगा, किधर बेटा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इधर आ गया, चलिए इधर तक आ गया इलेक्ट्रॉन, इधर तक आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या होगा बेटा, कौन ले जाएगा इसको, ये से बी तक, मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में होता है बेटा, ये डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो इस जगह तो चलो ठीक है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसमें कैसे, कौन इसको फ्लो करवाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे फील्ड यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ऊपर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ फील्ड के वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। लेकिन यहाँ पे फील्ड किधर है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आया बेटा, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इधर इधर, तभी ये साइकिल बनेगा बेटा, कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो इधर से इधर ले जाने वाला कौन है बेटा, तो कई बुक्स में लिखा है बेटा नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है, FN, मतलब ये है नॉन केमिकल रिएक्शन की वजह से वो आता है नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इस चार्ज कैरियर को क्या कर रहा है बेटा, इसके अंदर कहां से कहां तक ले जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। अगर पॉजिटिव आप मानेंगे तो क्या बोलेंगे आप, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर ये हायर पोटेंशियल होगा तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा बेटा, माइनस VE ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये क्योंकि E माइनस है, इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस VE हो जाएगा बेटा। मतलब ये यहाँ पे एनर्जी कम था और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी हो गया, इसका एनर्जी बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि ये सेल है, इसको एनर्जी दे रहा है बेटा। जो एनर्जी लेकर के फिर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इधर आगे बढ़ा, ठीक है, इसको एनर्जी मिल गया, इसलिए इधर आगे बढ़ा, और यहाँ पे लॉस कर दिया एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में। फिर इसको फिर एनर्जी दिया बेटा, यहाँ इधर लॉस कर दिया तो एनर्जी खत्म हो गया इसका, फिर इसको एनर्जी फिर दिया, फिर यहाँ से इस तरह से ये क्या करता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो ये है आपका क्या, सेल्स का मैकेनिज्म जो करंट को कंटिन्यू करके रखता है बेटा। तो अंदर में जो है
ये ए से बी तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ए से बी तक के बीच में जो है, जो इसको ड्रिफ्ट मिला, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं बेटा, ठीक है। दिखने में तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इस चार्ज कैरियर को अंदर में जाने में जितना रेसिस्टेंस ऑफर्ड हुआ उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसके वोल्टेज को VAB जो वोल्टेज है बेटा वो ईएमएफ है। क्या है बेटा? ईएमएफ है। तो ईएमएफ हो गया, और जो रेसिस्टेंस है उसको, रेसिस्टेंस को, ईएमएफ क्या है बेटा? वोल्टेज है। याद रखिए ये नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नाम इसका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है। इसका नाम एक्चुअली हिस्ट्रिकल रीजन है इसके पीछे। मैंने हिस्ट्री में हिस्ट्रिकल रीजन का मतलब है पहले आदमी को ये पता नहीं था, पहले यही सोचा था क्या है, ये फोर्स है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर दिया। लेकिन बाद में बहुत कुछ इसके ऊपर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला नहीं यार ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस नाम अभी भी वही हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मगर इसका जो यूनिट होता है क्या होता है बेटा? वोल्ट है। तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस है कब? जब सर्किट ओपन रहेगा। सर्किट क्लोज रहेगा तो कुछ और होगा, वो हम बताएंगे बेटा। जब सर्किट ओपन है मतलब ये सेल को हम कंसीडर नहीं करें, ये सॉरी ये सब रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करें, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जो है वही है आपका ईएमएफ है बेटा। और जो इंटरनल रेसिस्टेंस इसको ऑफर्ड हो रहा है, जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। इंटरनल रेसिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने में नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स द्वारा जितना वर्क डन करना पड़ा वही ईएमएफ है बेटा। या उल्टा बोलेंगे, किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वो क्या है? ईएमएफ है बेटा। तो ये कैन डिफाइन, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे डिनोट करते हैं सिंबल से। ईएमएफ है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है E और ये R है। जब तक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हम इसको जोड़ते नहीं, ओपन सर्किट में रखते हैं, मतलब ओपन है हाई रेसिस्टेंस में, तो हम बोलेंगे इसका जो वोल्टेज है A और B के बीच में, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है बेटा। क्या ईएमएफ है? ईएमएफ क्या है? व्हाट इज ईएमएफ? तो ईएमएफ क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन बिटवीन कहाँ? A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन ओपन सर्किट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ होता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने बताया था, क्या बताया था कि किसी सेल के अंदर में पॉजिटिव चार्ज किधर से, इलेक्ट्रॉन तो किधर से जा रहा था बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। कि कौन धक्का मार रहा था इसको? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स मार रहा था धक्का, ठीक है। तो आप पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा बेटा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। तो आप ऐसे भी डिफाइन करते हो, व्हाट इज ईएमएफ बोलोगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को द वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, सेल मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, आप देख सकते हो, द वर्क डन बाय द सेल, बाय द सेल, कौन सा फोर्स बेटा? Fn,
नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। हाँ, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम lower potential to higher potential, lower potential to higher potential is called EMF of the cell, EMF of the cell। देखो बेटा, एक तो ये तरीका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इन ओपन सर्किट इज ईएमएफ। ए और बी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा। कब, जब ये किसी रेसिस्टर के साथ नहीं जोड़ते। जैसे ही अगर आपने किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, जैसे ही आपने किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया बेटा, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, वैसे ही करंट फ्लो शुरू हो जाएगा ई। तो करंट जब फ्लो हो जाएगा तो बेटा क्या आपको वही ईएमएफ वोल्टेज वही रहेगा क्या ए और के बी के बीच में? तो आंसर होगा नहीं, ए और बी के बीच में वो वोल्टेज नहीं रहेगा बेटा। ये आई करंट सेंड कर देगा, ये आर है, आई आर वोल्टेज आ रहा है बेटा। ये आई आर कहाँ से आ जाएगा? तो आप देखिए ये ईएमएफ है ई, ये अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो वोल्टेज ए और बी के बीच जो था वही था ईएमएफ कब, जब ओपन सर्किट था। लेकिन अब यहाँ पे ईएमएफ आपको पता चल जाएगा कि ये अब वो नहीं रहा वोल्टेज ए और के बीच में, ये अलग हो जाएगा। क्या कैसे अलग हो जाएगा बेटा? तो आप ऐसे कर सकते हो, आप वो ये क्या बोलते हैं किरचॉफ रूल से आप कर सकते हो। मान लीजिए ये करंट आई भेजा तो आप क्या लिखोगे बेटा, आई इंटू आर, या फिर लिखोगे ऐसे चलोगे इधर माइनस आई आर, ठीक है। फिर ये आई इधर करंट फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई स्मॉल आर, और ये देखो प्लस ई इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा। सो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर प्लस आर हो गया। ये देखिए तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई इज इक्वल टू आपने लिखा, ठीक है। या फिर आप ऐसे छोड़ दो, आई आर प्लस आई आर ऐसे लिखो, आई आर प्लस आई आर लिखा, और आई आर ही तो वी है, आई इंटू आर यही तो वी है आई आर। तो ये मतलब ये ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी प्लस आई आर लिखा। सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना ए और बी के बीच बना। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बना बेटा वो ई माइनस आई आर हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया बेटा, ठीक है। जैसे करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अब वो ई नहीं रहा, ओपन सर्किट में जो ईएमएफ है वही है, मगर जब हम किसी रेसिस्टर से जोड़ देते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टर से तो वोल्टेज अलग हो जाता है। तो तब समझ में आता है कि ईएमएफ ई क्या है किसी बैटरी का। अगर ईएमएफ 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है बेटा तो ओपन सर्किट में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप कहीं पे बल्ब लगाओगे किसी बैटरी का तो फिर वो वोल्टेज नहीं रहेगा जो लिखा हुआ है, कम हो जाएगा बेटा। फिर आप सोचोगे हमने तो 1.5 वोल्ट का पैसा दिया है लेकिन ये कम कैसे हो गया? इंटरनल रेसिस्टेंस ये इसके वजह से, क्योंकि करंट ये सप्लाई जब कर रहा है बेटा तो वोल्टेज ये कम दिखाता है कुछ ये, और इसका साथ में क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। फिर उसके बाद बेटा प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे चीज़ों पे, ठीक है। पूरा एक वीडियो प्रॉब्लम्स के वीडियो में हम पूरा प्रॉब्लम्स ही बनाएंगे बेटा, ठीक है। पहले देखिए सेल्स कॉम्बिनेशन, सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज का मतलब क्या हो सकता है? सीरीज में ये देखो ऐसा सेल्स, एक सेल है। अब जब सेल की बात करूंगा बेटा तो E1 R1 की बात किया, ये R1 इधर भी लिख सकता हूँ इधर भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं बेटा कि मैं सिर्फ राइट साइड ही लिखूं, ठीक है। फिर दूसरा E2 इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ R2, फिर इसी तरह से E3 R3 ऐसा है, ठीक है।
और मान लिया ये तीनों सेल्स का कॉम्बिनेशन करके मैं एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में क्या किया बेटा, इसको जोड़ दिया। अब आपसे पूछा बेटा बताइए क्या करंट इसमें फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए आपको ई इक्विवेलेंट पता होना चाहिए और क्या बेटा आर इक्विवेलेंट, दो चीज, तभी आप ये कर सकते हो। पूरा सेल्स का कॉम्बिनेशन। देखो बेटा एक तरीका होता है, अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है बेटा तो आप क्या करोगे, दो डंडा होता है बेटा इसमें सेल्स में, सेल में दो डंडा होता है, एक पॉजिटिव वाला दूसरा नेगेटिव वाला, एक बड़ा डंडा एक दूसरा क्या होता है छोटा डंडा होता है। तो आप एरो लगा दो बेटा सब में, तो बहुत आसान हो जाता है। इवन बड़ा डंडा से छोटा डंडा इधर, मान लिया कि हमने इधर छोटा डंडा को इधर लिखा, बड़ा डंडा इधर लिखा बेटा E3 के लिए, तो एरो इधर आ जाएगा। ऐसे हालत में जब इक्विवेलेंट आप सीरीज में निकालेंगे बेटा तो सीधा डायरेक्ट सम। इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 ऐसे EN, इस तरह से होता है बेटा। लेकिन अगर ये उल्टा रहेगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, जैसे E1 प्लस E2 और ये एरो उल्टा है प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस E3 आ जाएगा। E1 प्लस E2 माइनस E3, ये इक्विवेलेंट हो गया। मगर R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, सीधा डायरेक्ट सम, मतलब R1 प्लस, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये डॉट 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 ऐसा होता है, समझ गए। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, ये तो पूरा E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लिखा, लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टर R भी है, तो आप क्या लिखेंगे E इक्विवेलेंट बाई ये रेसिस्टेंस R प्लस R इक्विवेलेंट, ऐसे लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, सेल्स इन सीरीज, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला बेटा 4 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस, 2 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट मैं इधर कर दिया, चलो 1 वोल्ट 1 ओम ऐसे कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया बेटा, ये कितना दे दिया आपको, 2 ओम दे दिया। बताइए क्या करंट फ्लो होगा, क्या करेंगे आप, पहले ई इक्विवेलेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ई इक्विवेलेंट, 4 प्लस 2, ऐसे देखो ये छोटा वाला डंडा है, एरो लगा दिया, ऐसा एरो लगा दिया, तो पहले लिखा 4 प्लस 2 4 प्लस 2, मगर ये उल्टा है इसलिए -1 डिवाइडेड बाई पूरा रेसिस्टेंस देखो, सबको जोड़ दो, आर इक्विवेलेंट 2 1 3 1 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 ऐसे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 2 6, वैसे क्या 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, 5 बाई 6, क्या हो जाएगा बेटा, करंट आई हो जाएगा। ये ऊपर इक्विवेलेंट हो गया, नीचे ऐसे हो गया, ठीक है। 5 बाई 6 एम्पियर ऐसे फ्लो। सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन सीरीज हो गया, सेल्स इन पैरेलल। Cells in parallel. जब पैरेलल में सेल्स रहेंगे, ठीक है, और एक ही टाइप का सेल्स रहेगा तब तो बड़ा आसान है बेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ऐसा बोलूं E है
R1 है, चलो कोई बात नहीं। फिर इधर ये बेटा E है, R2 है, कोई बात नहीं। फिर इधर बोला बेटा E है, R3 है, और मैंने क्या बोला बेटा, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ दिया। पूछा कि बताइए कितना करंट होगा। तो पहला काम है हमारा क्या, E इक्विवेलेंट निकालना। E इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सब में E है तीनों में और पैरेलल है बेटा, तो A और B के बीच में ऑब्वियसली वही आएगा, E होगा, E इक्विवेलेंट, ठीक है। मगर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे क्योंकि ये पैरेलल है बेटा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 जो भी है 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN, ये हो जाएगा। सो I करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू E R प्लस ये R इक्विवेलेंट उल्टा करके जो निकालेंगे वो R इक्विवेलेंट लिखेंगे बेटा, ये फॉर्मूला से हम करंट निकालेंगे, ठीक है। मगर अगर ये डिफरेंट होता है, कुछ अलग अलग हो, जैसे ये U1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, तब तरीका डिफरेंट है जो अभी हम बताएंगे बेटा, ठीक है। ये सेम है तो इक्विवेलेंट E ही रहेगा। 1/R इक्विवेलेंट कैसे होगा, 1/R1 जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होगा। सो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगर अलग हो तब अलग हो मतलब है कि मान लो, पहले दो का मैं निकाल के बताता हूँ आपको। मान लो कि एक रेसिस्टर है E1 और एक EMF, एक सेल है जिसका EMF क्या है, E1 है और ये R1 है बेटा, ठीक है। दूसरा मान लो E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, करंट I फ्लो हो रहा था बेटा इधर से, मगर इसमें करंट I1 चला गया और इसमें करंट कितना चला गया, I2 चला गया, ऐसा। दोनों के बीच में A और B के बीच में बेटा, ये मान लो A है और ये क्या है, B है, ठीक है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर ये कर दो, इधर भी कर दो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा इस पे। तो ये जो आई है, सबसे पहले ऐसे सोचिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने दोनों के बीच जो है वो मैंने इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें सबसे पहले ये कर दिए कि लेट हमने मान लिया कि दोनों कॉमन पॉइंट है, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो V है, कितना है, VAB इज इक्वल टू क्या लिखा, V लिखा। लेट हमने मान लिया कि ये कितना है, A से B तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो V है, हमने ऐसा माना, ठीक है। और ये I दो पार्ट में बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के जगह में आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इज इक्वल टू निकालिए, तो ये जो V है यहाँ से यहाँ तक में, तो आप क्या लिखोगे, V अभी पोटेंशियल डिफरेंस अभी सिखाया E माइनस R1, क्या सिखाया था बेटा, E माइनस R1, मतलब V इज इक्वल टू आप लिखो E माइनस I1 R1 ऐसा लिखा। सो I1 निकल रहा है यहाँ से देखो, तो I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, E माइनस V हो रहा है। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, E माइनस V बाई R1 ऐसा है, ये I1 होगा। उसी तरह से अगर I2 निकालना है आपको,
तो आप I2 कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू E माइनस I2 R2, यही V यहाँ से करेंट I2 R2 वाला। सो I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? E माइनस V। सो I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E माइनस V बाई R2। ये अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाला जो हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बताया था उसमें आप पुट करो। तो I इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्या लिखा? I1 प्लस I2, इसके जगह में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। दैट्स इम्प्लाइज I इज इक्वल टू I1 की जगह में क्या लिखूंगा? E माइनस V बाई R1 प्लस E माइनस V बाई R2, ऐसा लिखा, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E बाई R1 प्लस, ठीक है। अच्छा ये अलग अलग है ना, E1 E2 है, तो यहाँ पे E1 लिख दो, E1 यहाँ पे E2 और E2, E1 है अलग है, ये E2 अलग है। E1 बाई R1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2 बाई R2 माइनस, ठीक है, V कॉमन ले लो तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा आ गया बेटा, ये I इज इक्वल टू आ गया। अब ये I इज इक्वल टू आ गया तो आप पहले V निकालिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि E इक्विवेलेंट क्या होगा उस फॉर्म में। मतलब आप इसको इधर ले आइए, आपका टारगेट है V निकालने का, तो आप इसको इधर ले आइए, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है, माइनस I, ऐसा आ गया बेटा, माइनस I लिखो। सो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और माइनस I डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा लिखा है। V इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? E इक्विवेलेंट हो गया। और ये इसको आप लिख सकते हो इधर करके, इधर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 मतलब क्या होगा बेटा? 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट, जो उधर जाके क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो लिखा था बेटा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये क्या है आपका? 1 बाई R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट मतलब दो चीज देखें, क्या क्या चीज आपने सीखा, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ऐसा, ठीक है ना। तो E इक्विवेलेंट क्या हो गया आपके लिए? ये पूरा इतना टर्म E इक्विवेलेंट हो गया। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 बाई R इक्विवेलेंट है, मतलब 1 बाई R1, R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, समझिए। तो देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर देखिए। अगर दो सेल की बात किया तो आप इसको आप तोड़ भी सकते हो बेटा कि क्या होगा, मगर ये चीज ऐसे याद रखना बड़ा सही होता है। E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, अगर आप ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और भी अगर सेल रहेगा बेटा तो E3 बाई R3, और भी सेल रहेगा ऐसे डॉट 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 En बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 En, ठीक है, En बाई Rn। ये इक्विवेलेंट आ गया, ये क्या है? E इक्विवेलेंट। ऐसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और R इक्विवेलेंट ऐसे याद रखेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। देखिए यहां से निकाला हमने, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा? जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई R इक्विवेलेंट, और यही ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्यों ना 1 बाई R इक्विवेलेंट करके आप ये कीजिए, ठीक है। ये फॉर्म हो गया ना, V इज इक्वल टू E माइनस E इक्विवेलेंट। ये क्या आ गया? E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ऐसा आ गया।
इक्विवेलेंट भी निकल गया और आर इक्विवेलेंट भी निकल गया। ठीक है, अब जैसे दो का टर्मिनल है, दो ये है, तो इसको आप अच्छे से ऐसे भी कर सकते हो बेटा। कैसे, देखो दो में क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अभी आपने सीखा दो लिखा हुआ है तो 1/E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इक्विवेलेंट इस दो के लिए ऐसे हालत में क्या हो जाएगा बेटा, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1R2। नीचे क्या जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1R2। ये R1R2 कट गया तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा आपको E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट तो पता ही है आपको, R इक्विवेलेंट अगर दो में रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब ऐसा हालत में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई R1R2। सो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, उल्टा कर दो इसको, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट ऐसा है तो R1R2 बाई R1 प्लस R2। बाकी सम्स बेटा नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रॉब्लम्स देखेंगे, किसके ऊपर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर्स के ऊपर और सेल्स के ऊपर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।